वेलकम टू द रिवीजन वीडियो ऑफ इंड एस 23। दोस्तों, हम इस पूरे वीडियो के अंदर इंश्योर करेंगे कि कैसे कम से कम समय में हम 23 की एक एक बातें कर ले जो एग्जाम पर्पस के लिए ज़रूरी है। कुछ बातें करने के लिए मैं छोटे छोटे सम सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और बेहतर हो जाएंगे। मैं अज्यूम करके चलता हूं कि थोड़ा बहुत हम लोग को इस चैप्टर के बारे में पता रहेगा। जो बचे हुए थोड़ी बहुत कसर है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट। राइट, देखो इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट जो है वो एक कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। कंफ्यूजन ये है कि सर हम लोग ने ना एक असेट बनाना स्टार्ट किया है जिसको बनाने के लिए 3 साल लगने वाले हैं। अब ये 3 साल वाले असेट के लिए हम लोग ने एक लोन लेके रखा है सर, और इस लोन के ऊपर सर हम लोग ब्याज भर रहे हैं भर भर के। अब ये सर ब्याज इतना मोटा कंपोनेंट है ना जो मेरे पीनल को पूरा का पूरा नष्ट करके रख रहा है। एंड सर इसका बेनिफिट हम लोग को 3 साल बाद होना स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि लोन मैंने जिस प्रोजेक्ट को लेकर लिया हुआ है वो प्रोजेक्ट हम लोग को 3 साल बाद बेनिफिट देगा सर। तो आज सर ये ब्याज को मुझे प्लीज असेट की कॉस्ट में दिखाने दो ना, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाने का मन नहीं है। ये जो कंफ्यूजन है ना इसे रिजॉल्व करने का काम करता है 23 बोलता है बिल्कुल। अगर आप कोई ऐसा असेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जिसे हम लोग क्वालिफाइंग असेट बोलेंगे। सर क्वालिफाइंग असेट का मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल है। क्वालिफाइंग असेट का मतलब वो असेट जिसे सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज। अब सवाल उठता है सर ये सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है? देखिए, ऐसे रिकमेंडेशन के फॉर्म में देखा जाए तो आप 12 महीने को सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले सकते हो, बट अ शॉर्टर और अ लार्जर पीरियड बोथ कैन बी जस्टिफाइड। जैसे कोई अगर एंटिटी आके मुझे बोलता है कि सर मैंने तो 8 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और लोगों को ये सेम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में 12-12 महीने लगते हैं, तो हम बोलेंगे सर आपके लिए ये एसेट क्वालिफाइंग एसेट ही है, क्योंकि आपने 12 महीने की जो मेहनत है वो 8 महीने में की है। तो आप इसके कारण मायूस क्यों हो? आपके लिए क्वालिफाइंग एसेट ही है सर, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब हो गया सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेने वाला एसेट। कोई भी एसेट अगर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है बनने के लिए, अगर आप खरीद रहे हो तो सामने वाला बनाने के लिए उतना टाइम ले रहा है, एंड आपने ऐसे एसेट्स के लिए कुछ लोन लेके रखा हुआ है, तो वो लोन पे भरा हुआ ब्याज आपको कैपिटलाइज करने मिलेगा। बट ये चीज आपकी कंडीशंस के साथ आती है। कंडीशन ये आती है कब और कितना। देखिए, सबसे पहली बात, हो सकता है कि कोई एंटिटी ने लोन 4 साल पहले लेके रखा है और काम आज चालू कर रहा है, तो 3 साल तो वो बेमतलब का पीएनएल में कोई कॉस्ट को जाने से रोक रहा है, क्योंकि आप पैसा यूज ही नहीं कर रहे हो प्रोजेक्ट में जब मिला हुआ है तो भी। इसीलिए ब्याज कब से कैपिटलाइज होगा उसको लेकर कमेंसमेंट की कंडीशंस पढ़नी बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बन चुका है, यूज भी हो रहा है, फिर भी आप उसके बाद लोन का ब्याज कैपिटलाइज करते जा रहे हो, वहां पे रोकना जरूरी है, सेसेशन। तो एक तो चालू कब से होगा, रुकेगा कब, क्या बीच में हम लोग को पॉज देना है कि नहीं देना, इसके बारे में हम लोग को कंडीशन पढ़नी है। दैट इज टाइमिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन। बहुत सिंपल है, अगर 3 कंडीशन आप पूरी करते हो, सिर्फ 3 शर्तें, तो आप यहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट को बिंदास कैपिटलाइज कर सकते हो। सर क्या है 3 शर्तें? सबसे पहले, तुमने प्रोजेक्ट पे खर्चा कर लिया, सर कर लिया, तुमने ब्याज भर दिया। हर वो एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जरूरी थी उनमें से 1-2 एक्टिविटीज आपने स्टार्ट कर दी, सर कर दी, तो मतलब आप यहां पे कैपिटलाइजेशन शुरू कर सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब से ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई है तब से आप अगर लोन पे कोई भी ब्याज भर रहे हो, वो ब्याज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, असेट की कॉस्ट में जाएगा। आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। सर लेकिन बीच में अगर हम लोग का काम रुक गया तो क्या ये ब्याज कैपिटलाइज करना भी रुक जाएगा? तो वहां पे आपको जवाब देना है, देख अगर काम जेन्युइन रीजन के कारण रुका है कि जो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, जैसे बिल्डिंग सूखने को टाइम देना पड़ेगा या किसी चीज को थोड़ा सा मैच्योर होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो इन दैट केस आप कैपिटलाइजेशन को रोको मत, कंटिन्यू करते रहो। लेकिन अगर आप अनएक्सपेक्टेड रीजन के चक्कर में रोक रहे हो, स्ट्राइक हो गया, नाटक चल रहा है नॉल, सर ऐसी जगह पे आपका कैपिटलाइजेशन भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, एक्सपेक्टेड रीजन के कारण रुका है कि यार ये टाइम देना जरूरी था, कैपिटलाइजेशन विल कंटिन्यू, बट अनएक्सपेक्टेड रीजन के कारण रुका है तो वी विल स्टॉप कैपिटलाइजेशन। सर कब तक का मैं ब्याज कैपिटलाइज कर सकता हूं? देखिए भाई, आपका कैपिटलाइजेशन उस दिन रुक जाएगा जब आपका प्रोजेक्ट बनना खत्म हो चुका है एंड सब्सटैंशियल लगभग 95% आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी है। छोटी मोटी मॉडिफिकेशन बाकी है तो वो इग्नोर करना, आपका वहां पे कैपिटलाइजेशन जो है वो सीज हो जाएगा। ये वाली बात ध्यान में रखना। इंडस्ट्री का एक कंफ्यूजन आया, सर मानो 4 फेज में हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे, फेज 1 आज कंप्लीट हो गया, फेज 2 6 महीने बाद, फेज 3 अगले 6 महीने में, फेज 4 और 1 साल बाद, तो सर अब क्या करना चाहिए? वेल, अगर आप ये सारे फेज का बेनिफिट अलग उठा सकते हो तो सबका कैपिटलाइजेशन अलग अलग टाइम पे रुकेगा। फर्स्ट फेज का बहुत जल्दी रुक जाएगा और चौथे फेज का बहुत लेट रुकेगा, बट आपको इतना पोर्शन जो है वो एज एन प्रॉपर्ली डिवाइड कर देना है। पहले फेज का ब्याज रोक दो, सेकंड फेज के ब्याज का पोर्शन 6 महीने बाद रोक दो,
बट अगर आप इन चारों प्रोजेक्ट का बेनिफिट एक साथ ही ले सकते हो, अलग अलग नहीं ले सकते हो इंडिपेंडेंटली, तो जब तक आपका चौथा फेज कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बिंदास कैपिटलाइज करते रहो, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो यहां लिखा हुआ है अगर ईच पार्ट कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली सीज कैपिटलाइजेशन ऑन कंप्लीटेड पार्ट, इफ ईच पार्ट कैन नॉट बी यूज्ड इंडिविजुअली कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन टिल द अदर पार्ट्स आर कंप्लीटेड। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि दो तरीके की हमारी बोरोइंग कॉस्ट होती है, एक है जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट और दूसरी हो गई जिसे हम लोग नाम देंगे जेनेरिक या जनरल बोरोइंग कॉस्ट। देखिए भाई, अगर मैंने एक बिल्डिंग बनाने के लिए स्पेसिफिकली कोई लोन लेके रखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस बिल्डिंग, तो उसे मैं दर्जा दूंगा स्पेसिफिक बोरोइंग्स का। बट मैंने चलते फिरते ओवरड्राफ्ट या कोई और वर्किंग कैपिटल लोन लेके रखा हुआ है नॉर्मल ऑर्डिनरी सा, तो ये सारी बोरोइंग्स मैंने कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं ली है, इसीलिए हम इसे नाम क्या देंगे, जनरल बोरोइंग। सर क्या फर्क पड़ता है, लोन तो लोन होता है ना, रात दिन का फर्क पड़ता है। स्पेसिफिक बोरोइंग्स क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए ली जा रही है, तो जब से आप कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे तब से पूरे लोन पे आप जो ब्याज भर रहे हो वो आपको कैपिटलाइज करने मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। अगर यही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज कोई जनरल बोरोइंग होता ना, तो इन दैट केस अगर मेरा कैपिटलाइजेशन 1 अप्रैल से चालू है, अब जनरल बोरोइंग 100 लाख की होगी, बट तुम कितना उसमें से पोर्शन यूज कर रहे हो एंड कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो वो बहुत मायने रखता है। तो एक तो ये फर्क पड़ जाता है कि अगर स्पेसिफिक बोरोइंग 100 लाख की है और मैं यहां पे क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा 1 अप्रैल को 10 लाख का करता हूं, तो इन दैट केस मुझे पूरे 100 लाख के पोर्शन पे ब्याज कैपिटलाइज करने मिलेगा। लोग पूछे क्यों? क्योंकि यार 100 लाख का पैसा मैं और कहीं तो यूज ही नहीं कर सकता, इट इज स्पेसिफिक बोरोइंग्स एब्सोल्युटली फॉर दिस प्रोजेक्ट। बट अगर जनरल बोरोइंग्स की बात करें तो 100 लाख की जनरल बोरोइंग्स है और अगर मैंने इस प्रोजेक्ट पे 10 लाख का खर्चा किया है, तो मुझे 10 लाख का पोर्शन जो मैंने जनरल बोरोइंग से यूज किया हुआ है, खाली उस पोर्शन के ऊपर ब्याज कैपिटलाइज करने मिलेगा, पूरे 100 लाख के ऊपर कैपिटलाइज करने नहीं मिलेगा। ये बात सबसे पहली है। आप इन जनरल बोरोइंग्स को जब यूज कर रहे हो, स्पेसिफिक बोरोइंग्स को जब यूज कर रहे हो, तो इन दैट केस तुम्हारे मन में भी लालच आएगा ना कि सर जैसे 100 लाख में से 10 लाख तो प्रोजेक्ट पे यूज हो गया, एक काम करता हूं सर 90 लाख में कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, वहां से मस्त रिटर्न आएगा तो मस्त पैसा कमाऊंगा। बट तू रिटर्न पीनल में लेके नहीं जाएगा, आपको इंटरेस्ट कॉस्ट के साथ जो भी इनकम आपको जनरेट हो रही है वो माइनस कर देनी है। जो नेट कॉस्ट आपकी आई है ना, वो आपके लिए बोरोइंग कॉस्ट बनेगी। ये ध्यान रखना। यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप लेट से कोई इनकम रिसीव करते हो फ्रॉम पार्किंग द फंड टेम्परली ऑन द इन्वेस्टमेंट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द इंटरेस्ट कॉस्ट। ये वाली बात ध्यान में रखना सर। डन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी इनफैक्ट हम लोग को ध्यान में रहेगी। अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइमिंग ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक बोरोइंग में मायने नहीं रखता है, जनरल बोरोइंग में मायने रखता है। कोई एक एंटिटी आके बोली सर मैंने 5 जनरल लोन लिए, पांचों पे ब्याज अलग है सर, मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा ब्याज इस प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहिए? अरे भाई 5 लोन लेके रखे हैं तो आपको कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी चाहिए। सर वो कैसे निकलेगी? पांचों प्रोजेक्ट पे जो भी आप ब्याज भर रहे हो वो आप न्यूमरेटर पे ले लो, दैट इज टोटल जनरल बोरोइंग। फिर उसके बाद ये पांचों प्रोजेक्ट की जो वेटेड एवरेज अमाउंट है कि ऑन एन एवरेज आपने कितना लोन लिया हुआ था। जैसे पहला लोन तो पूरे साल भर के लिए लिया था 10 लाख इंटू 12/12, दूसरा लोन आपने 1 जून से लिया था 5 लाख इंटू लेट्स से 10/12। तो इस तरीके से जो आपकी एवरेज अमाउंट आ रही है वो आप डिनोमिनेटर में लोगे मल्टीप्लाइड बाई 100। हम ये कैपिटलाइजेशन रेट यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटलाइजिंग। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर तुम लोग खर्चा कुछ कर रहे हो और गवर्नमेंट से कुछ आपको पैसा मिल चुका है तो वो कॉस्ट आपने लोन से यूज नहीं किया, ये बात ध्यान में रखना। उस कॉस्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे, उस पर कैपिटलाइजेशन आपको अलाउड नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ज्यादा बेहतर बातें हम लोग को समझ में आएगी। लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन। ओके, क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो एब्सोल्यूट थियरी से रिजॉल्व नहीं होती है, हमें सवाल करने पड़ते हैं तो बेहतर क्लैरिटी आती है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं, के लिमिटेड ने एक लोन लिया था स्पेसिफिक बोरोइंग्स। यहाँ लिखा हुआ है हमने मान के चला था खर्चा बिल्डिंग पे लगने वाला है 7 लाख का और उसके लिए अपन ने स्पेसिफिक लोन लिया हुआ है 2 लाख का। सर कितने % ब्याज पे? 9%। कब लिया है सर? 1 अप्रैल। सर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा है? कुछ दिया नहीं है तो 1 अप्रैल ले सकते हैं। खत्म कब हो रहा है? 31 जैन। इसका मतलब ये हो गया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को मोटा मोटी अगर देखें तो 10 महीने लग गए, 10 मंथ्स। बट 10 मंथ्स भी हम लोग के लिए क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि सम इतना बड़ा बना हुआ है एंड अपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखे ही थे कि भाई 12 महीने से कम का पीरियड भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक बोरोइंग्स के ऊपर आपने ब्याज कितना भरा? सर 2 लाख इंटू 9/100 इंटू 10/12। तो ये जो हमारी अमाउंट आ रही है 2 लाख इंटू 9/100 इंटू 10/12, तो ये जो 15,000 का ब्याज है
पूरा 15,000 का अमाउंट आपको कैपिटलाइज करने मिलेगा, सबसे पहली बात तो ये। बट यहाँ पे कुछ जनरल बोरोविंग्स भी आपने ली है, इसके ऊपर आप क्या निकालोगे, एक एवरेज रेट। जैसे पहली वाली बोरोविंग के ऊपर आप ब्याज कितना भर रहे हो, 7 लाख इंटू 12% 84,000, प्लस दूसरी वाले पे आप भर रहे हो 99,000 अपॉन दोनों बोरोविंग्स का टोटल है 16 लाख, तो 84,000 राइट, 84 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 16 लैक्स। तो हमारी जो परसेंटेज रेट आ रही है वो आ रही है 11.4375। आपको ये 11.4375 परसेंटेज यूज़ करनी है। अब देखो सर, हमने ना 4 अलग अलग टाइमिंग पे खर्चे किए हैं, तो अब कैसे लेना है। देखो ये जो 1.5 लाख का खर्चा है वो स्पेसिफिक लोन से आपने किया है, ऐसा मान के हम चलेंगे, क्योंकि अगर आप कोई खर्चा करते हो तो आपको ये मान के चलना है पहले खर्चा आपने स्पेसिफिक बोरोविंग से किया है। ये 2 लाख में से जो 50,000 का पोर्शन है इट इज आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरोविंग्स, एंड 1.5 लाख हम मान के चलेंगे इट इज फ्रॉम जनरल बोरोविंग्स। याद रखिए जनरल बोरोविंग्स के केस में खर्चा कब करते हो वो मायने रखता है, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं आपने अमाउंट यूज तब से की है। तो इस 1.5 लाख के ऊपर हम लोग को 11 पॉइंट क्या रेट आई थी हम लोग की 11.4375 अपॉन 100 इंटू, अब देखो अगस्त है हम लोग का, अगस्त से हम लोग को 31 जान लेना है, तो जो नंबर ऑफ मंथ्स है वो आप कितना लोगे यहाँ पे 6/12 राइट। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इंटू 6/12। ऐसे ये 3.5 लाख पे भी हम लोग को मिलेगा तो सही 1 अक्टूबर से, बट ओनली फॉर 4 मंथ्स। 1 जैन से हम लोग को मिलेगा 1 लाख वाले खर्चे पे, बट ओनली फॉर 1 मंथ्स। तो इस तरीके से हम लोग के जो जनरल बोरोविंग्स है उसकी कितनी अमाउंट अपन ने यूज़ की 8578, 13343 एंड 953। ये जो पहली 2 अमाउंट है वो आपकी 15,000 की है, दैट इज़ फ्रॉम स्पेसिफिक बोरोविंग्स। वो मैंने बोला था अगर आप देखोगे तो जो तुम लोग ने 1 अगस्त पे 2 लाख का खर्चा किया, जो पैसा आप जनरल बोरोविंग से यूज़ कर रहे हो उस पर तो आपने टाइम पीरियड एडजस्टमेंट की है, बट जो आप स्पेसिफिक बोरोविंग से यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपने सीधा क्या लिखा है 10/12। तो ये बहुत मायने रखता है क्योंकि स्पेसिफिक बोरोविंग्स कहीं और आप यूज़ नहीं कर सकते, तो उस पर जब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से पूरी ही अमाउंट पे आपको कैपिटलाइजेशन मिल जाता है। इन सच वे यू हैव टू स्प्लिट बिटवीन द स्पेसिफिक बोरोविंग्स एंड जनरल बोरोविंग्स। एक और यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि एक्स लिमिटेड ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट से फंड अरेंज किए थे एंड कंपनी ने कमेंस किया कंस्ट्रक्शन। 1 जुलाई को उन्होंने खर्चा किया 2.5 लाख का एंड 1 दिसंबर में 3 लाख का, और डिटेल देके रखा है कि आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया था 10 लाख का जिसपे एवरेज बैलेंस था 1 लाख और 5 लाख का जिसपे इंटरेस्ट था आपका 65,000। तो आपकी जो एवरेज रेट निकल कर आ रही है वो आ रही है 1,65,000 डिवाइडेड बाई 15 लैक्स विच इज़ 11%। अब ये 11% की जो रेट है वो आप यूज़ करोगे राइट, लेकिन क्योंकि ये जनरल बोरोविंग्स है, आपने कोई और बोरोविंग्स ली नहीं है, तो आप जब रेट यूज़ करोगे तो टाइमिंग बहुत मायने रखेगी। जैसे 2.5 लाख का आपने खर्चा कब किया 1 जुलाई, तो हम मानेंगे ये 2.5 लाख पे 11% मिलेगा तो सही, बट ओनली फॉर 9 मंथ्स, 1 जुलाई से 31 मार्च तक। प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसीलिए। और ये 3 लाख के ऊपर 11% मिलेगा बट ओनली फॉर 4 मंथ्स। तो ये बात आ गई यहाँ पे जो हम लोग ने नोटिस कर ली कि सर कैसे जनरल बोरोविंग्स यूज़ होता है और कैसे स्पेसिफिक बोरोविंग यूज़ होता है। अब इसमें एक और बात आती है कि हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो हमें कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा भाव हम लोग को EIR पे देना है। सर ये EIR क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब लोन लेके रखे हो तो इन दैट केस सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया बट आपने 5,000 का प्रोसेसिंग फीस भर दिया, तो अब नेट अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है वो 95,000 है। सपोज कॉन्ट्रैक्चुअल रेट है 10%, मतलब आप ब्याज भर रहे हो 10,000 10,000 10,000। ध्यान रहे ये 10,000 का ब्याज आप 1 लाख वाली अमाउंट पे नहीं भर रहे हो, इफेक्टिवली तो आपको पैसे कितने हाथ में आ रहे हैं 95,000। तो मतलब तुम्हारी जो कॉस्ट है ना वो सिर्फ 10% नहीं है, वो 10% से स्लाइटली ज़्यादा है। एंड इसीलिए हमें EIR मेथड के थ्रू जो हम लोग ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा होगा वो टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ ली है 1 लाख का आपने लोन लिया है जिसपे 5% ब्याज है, तो 95,000 आपको अमाउंट आई है। सबसे पहले दिन आपने एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 95,000। अब ब्याज तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल रेट के हिसाब से भरते हो 10,000 10,000 और लास्ट में विद फेस वैल्यू 1,10,000। मैं एक ऐसी रेट IRR टेक्निक के वाया निकालने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं ये सारे कैश फ्लोज डिस्काउंट करूंगा तो PV 95 की आ जाएगी। मैंने आपके लिए निकाली है 2 सैंपल रेट लेके 10 और 13। द रेट इज 12.2। ये 12.12% यूज होगी टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर इंड AS 23। तो ये ध्यान में रखिए। जैसे इस पोर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन भी है जो हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी ऐसी बातें होके रखी है। इफ़ यू सी इन दिस क्वेश्चन हम लोग ने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है,
और 2 लाख का लोन लिया है, बट हम लोग ने लोन लेते वक्त सामने वाले को 10% माफ़ कर दिया कि आज पैसे मत दे, मैं तुझे 2 लाख ही चुकाऊंगा, बट तू मुझे खाली कितना दे, 1,80,000। तो नाउ आप ये तो 10% दैट इज 20 हज़ार पे कर रहे हो, इट इज़ नॉट ऑन ₹2 लाख। इफेक्टिवली तो आपके हाथ में खाली कितने आ रहे हैं, 1,80,000। तो तुम जो ब्याज पे कर रहे हो वो 1,80 पे कर रहे हो। तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.39। तो जब तुम ब्याज कैपिटलाइज करोगे तो इट शुड बी 1,80,000 का आपने लोन रिकॉर्ड किया जो आपको नेट हाथ में आया, इनटू 13.39%। वो जो 10% है उसे आपको इग्नोर करना है, वो खाली पेमेंट निकालने के लिए आपको काम आएगी। तो ये हम लोग ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़ा बहुत सीख लिया था। एक टॉपिक जो हम लोग का इस पूरे के पूरे पार्ट में रिवाइज करना रह जाता है, इट इज़ फॉरेक्स लोन। कि अगर सर मैंने बाहर से कुछ लोन लेके रखा हुआ है तो क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के वाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है, ये एंटिटी के पास ऑप्शन था कि वो इंडिया से भी लोन ले सकता है एंड यूएस से भी। इंडिया पे ब्याज थी 10% और यूएस पे थी 4%। तो हमने सोचा कि यार आज का रेट चल रहा है 80 पर डॉलर के हिसाब से, 80,000 का लोन यहाँ पे लेना पड़ रहा था। मैंने बोला नहीं यार, मैं तो यूएस से लूँगा $1,000, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ रही है, सस्ती पड़ रही है। मैं देखा कि आज अगर मैं इंडिया से ब्याज लेता, इफ़ आई हैव टेकन द लोन फ्रॉम इंडिया, तो मुझे 8,000 का ब्याज पे करना पड़ जाता, अब शायद कम ही पे करना पड़ेगा। ओके, तो जब सबसे पहले दिन मैंने लोन लिया तो मैंने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और स्पॉट रेट पे मैंने ये लोन रिकॉर्ड किया, दैट इज़ $1,000 इंटू 80, और हमारा अमाउंट आ रहा है 80,000 और 80,000। फिर मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे बुक करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो रेट चल रही थी इट वाज 85 रुपीज़ पर डॉलर। तो मैंने निकाला 1000 इंटू 4%, $40 इंटू 85। तो जो मेरी अमाउंट आ रही है इट इज़ 3400, एंड हाथों हाथ मैंने ये 3400 पे कर दी, दैट इज़ लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारी पेमेंट हो गई 3400 की, और यहाँ पे भी पेमेंट हो गई 3400 की। अब देखिए, हम लोग को ऐसे बोला गया था कि ये जो लोन है वो आज आपके बुक्स में दिख रहा है $1000 का 80,000 रुपीज़ पे, क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम है। इन डेज 21 बोलता है कि सर आप इसे रीमेजर करो। तो मैंने रीमेजर किया। इफ़ यू सी, $1,000 पहले 80 के भाव पे भरने आ रहा था, अब 85 ले रहा है, तो मतलब मुझे यहाँ पे 5,000 का लॉस चल रहा है। ऐसे लॉस को हम बोलते हैं एक्सचेंज लॉस। अब सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं मानता हूँ कि ये लोन मैंने क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए लिया है, तो ये फाइनेंस कॉस्ट तो मुझे इंड एज 23 ने अलाउ कर दिया। मेरा ऐसा बोलना है इंड एज 23 को कि ये 5,000 का एक्सचेंज लॉस भी मुझे अलाउड होना चाहिए, क्योंकि इस लोन को ही बिलोंग करता है। आज अगर मैं इंडिया से लोन लेता तो मुझे 8,000 तक का अमाउंट करने मिलता। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, थोड़ा माइक जो है वो गिर गया। आज अगर मैं इंडिया से लोन लेता तो इन दैट केस मुझे 8,000 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने मिलता, बट क्योंकि मैंने यूएस से लिया, ये क्या भेदभाव है, खाली 3400 का ही मिल रहा है, और आप बोल रहे हो कि 5,000 पीनल में भेजो, क्योंकि 21 तो क्या बोलता है, मॉनेटरी आइटम का लॉस है, पीनल में डालो। सर प्लीज़ मुझे कैपिटलाइज करने दो ना। तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, बट अप टू अ लिमिट। कितना, जो भी आपका एक्सचेंज लॉस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, मतलब 5,000, और आपकी जो भी सेविंग्स हो रही है इंटरेस्ट में, जैसे आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इंडिया से लोन लेते तो ब्याज 8,000 का होता, बट तुम खाली कितना भर रहे हो, 3400। तो आपकी जो सेविंग हो रही है इट इज़ 4,600। तो हम बोलेंगे 5,000 में से 4,600 तो आपको कैपिटलाइज करने मिलेगा, लेकिन जो 400 है वो आपको कहाँ डालना पड़ेगा, पीनल में। तो सर एंट्री क्या पास हो रही है, बहुत सिंपल, लोन एक तो बढ़ाना है आपको, क्योंकि ज़्यादा पे करना है अब 5,000, इसमें से आप असेट के अंदर डाल दोगे 4,600, और आप बाकी डालोगे पीनल में विच इज़ 400। कल जाके अगर सपोज हमें एक्सचेंज गेन होता है तो इन दैट केस असेट से डाला हुआ जो पैसा है वो हम लोग को फिर कम भी कर देना है। एक बात और अपने को जो ध्यान में रखनी है, इट इज़ विद रिगार्ड्स टू CFS। जैसे पेरेंट ने एक लोन लेके रखा हुआ है एंड सब्सिडरी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहा है, अपने पैसों से एक प्रोजेक्ट बना रहा है। अब पेरेंट अपने जब SFS की बात कर रहा है तो इस लोन के ऊपर भरा हुआ ब्याज सीधा पीनल में डालेंगे, क्योंकि कोई क्वालिफाइंग एसेट पेरेंट का नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट किसका है, सब्सिडरी का। तो ये वो वाली बात हो गई। पेरेंट बोलता है मेरे पास लोन है बट बनाने के लिए क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। सब्सिडरी बोलता है कि मेरे पास प्रोजेक्ट बन रहा है बट लोन नहीं है। लेकिन CFS में जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो अब CFS में ग्रुप के पास क्वालिफाइंग एसेट भी है प्लस लोन भी है। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन होगा बट पेरेंट और S के SFS में नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना कि CFS पर्पज़ के लिए तो अब ग्रुप में लोन भी आ गया और प्रोजेक्ट भी आ गया, बट फॉर द पर्पज़ ऑफ SFS
लोन अलग एंटिटी के पास है और प्रोजेक्ट अलग एंटिटी का है। तो ये मेजरली जो बातें अपने एग्जाम पर्पस के लिए ज़रूरी है फॉर इंड AS 23 वो हमने कवर कर ली है, राइट। कोई भी डाउट्स है तो आप बिंदास जो है वो पूछिए। एंड आपको ये जो चैप्टर हो गया वो जितना हो सके थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग फॉर्म में सॉल्व करना चाहिए, कैलसी पे नहीं करना चाहिए, वरना जो बारीक बारीक बातें हैं ना वो आप नोटिस नहीं करोगे, वो आपके जो है वो दिमाग से निकल जाएगी। तो बेटर कि आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें एंड मेनली फोकस जनरल बोरोविंग और स्पेसिफिक बोरोविंग्स वाले पार्ट पे रखिए। एंड कब आपकी कैपिटलेशन स्टार्ट हो रही है और कब खत्म हो रही है इस पे खास तौर पे ध्यान दीजिए। थैंक यू।